हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फसल कविता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखें टेक्स्ट बुक का। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं बल्कि उसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। अभी बहुत छोटी कविता है, कुछ पंक्तियां तो बार बार पुनरावृत्ति हुई है उसमें, तो आप इसका किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अभी आपको बताना है कि फसल क्या है कवि के अनुसार। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मनुष्य, इन सब का मिला जुला सम्मिलित एक योगदान है जिससे फसल लहलहाती है। फसल कभी अकेले नहीं होती। प्रश्न 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से? वही बात, सेम बात। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, जमीन के गुणधर्म यानी खनिज लवण चाहिए और किसान के हाथों का स्पर्श चाहिए। नदियों का पानी चाहिए, उसका जादू चाहिए। तो इतनी सारी चीजें जब मिलती हैं तब एक बीज से एक पौधा जन्म लेता है और यही फसल के आवश्यक तत्व हैं। 3 देखें। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? हाथों के स्पर्श की गरिमा, गरिमा मतलब महानता, और महिमा मतलब भी महानता। ये क्यों कहा है कवि ने? तो फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसान के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे तब तक इन सब साधनों को सफलता नहीं मिलेगी। अतः ये किसान की श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती। यहाँ पर बच्चों कवि जो है वो किसान की महिमा का वर्णन कर रहा है कि किसान कितना इम्पोर्टेंट, कितना विशेष, कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी फसलों के लिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न ऐसे ही नहीं आया। हाँ, माला कि प्रकृति से ही फसल ने जन्म लिया है, लेकिन अगर किसान ने उसमें मेहनत ना करी होती, दिन रात एक ना किया होता, अपना पसीना ना बहाया होता, अपने हाथों का स्पर्श ना दिया होता, तो इतनी अच्छी फसल नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए उसने यहाँ पर किसान के स्पर्श को महिमा और गरिमा शब्द से संबोधित किया है कि इसमें किसान की जो की मेहनत लगी है उसकी गरिमा ज्यादा है जिससे कि इतनी अच्छी फसल आई। अगर किसान अपना स्पर्श ना देता तो इतनी अच्छी फसल लहलहा नहीं सकती थी। प्रश्न 4, कविता की पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें, हवा दोनों प्रमुख योगदान है। वातावरण की ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी भूमिका निभाते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है और फसलों का बढ़ना हवा की थिरकन का योगदान है। अभी यहाँ कवि ने बताया कि सूरज क्या देता है? अपनी किरणें देता है जिससे कि वो हरा रंग प्रोड्यूस होता है, क्लोरोफिल आता है यानी वो खाना बनाते हैं। और हवा क्या करती है? हवा अपनी थिरकन देती है जिससे फसल बढ़ती है और लहलहाती है। तो यहाँ सूरज की किरणों का भी अपना योगदान है और हवा का भी अपना योगदान है। हवा उसको थिरकन देती है, लंबे हो जाते हैं पौधे तभी तो वो हिलते हैं। लंबे हो गए और हवा नहीं चल रही है तो हिलती हुई फसल लहलहाती हुई नहीं नजर आएगी। जब हवा चलती तो फसल जब लहलहाती है तो उसका हरापन और उसकी फसल की सुंदरता है वो ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ कवि ने सूरज की किरणों का और हवा की थिरकन का दोनों का योगदान बताया है। इसका रचना अभिव्यक्ति देखें। कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? अब बच्चों आपको तो पता है गुणधर्म का मतलब जितने खनिज लवण, जितने मिनरल्स का मिट्टी में होते हैं उनकी बात यहाँ की जा रही है। तो मिट्टी के गुणधर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। हम सबको पता है कि फसल उस मिट्टी में अच्छी होती है जो मिट्टी उपजाऊ होती है। और मिट्टी उपजाऊ कैसे बनती है? जिस मिट्टी में अधिक खनिज लवण वो अधिक उपजाऊ। तो यहाँ पर वो उस गुणधर्म की बात करी गई है कि मिट्टी में क्या क्या खनिज लवण है, कितनी उसमें उपजाऊपन उसका कितना अधिक है, उसी के अनुसार फसल जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म यानी 1000 खेत और मिट्टी के हजारों जो विशेषताएं हैं, जो गुणधर्म है, वो हमारी फसल को लहलहाता हुआ बनाती है और साथ में कृषक का, किसान का स्पर्श। प्रश्न 2 है, कवि ने फसल को हजार खेतों का गुणधर्म कहा। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? अभी आपको बताना है कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो हमारी जो वर्तमान शैली है वो कैसे प्रभावित करती है।
तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारा मनुष्य जो है वो प्रदूषण कर रहा है और उस प्रदूषण से हमारी मिट्टी के जो गुणधर्म है वो खराब हो रहे हैं, जो उसका उपजाऊपन है वो नष्ट हो रहा है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है जिससे मिट्टी खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से गुणधर्म जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी आप उत्तर देखें, वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक से, जमीन में रहने से प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और मिट्टी मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाती है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। आजकल फसल खराब होने लगी है, सब्जियों में वो स्वाद नहीं रह गया है, उतनी तादाद में नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और जो मिट्टी का नेचुरल गुण था, प्राकृतिक गुण था, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मनुष्य इतनी गंदगी फैलाता है, प्लास्टिक का इतना अधिक उपयोग करता है, जितना वेस्ट है सब नदियों में डाल दिया जाता है, पानी गंदा हो गया है, हवा प्रदूषित हो गई है, मिट्टी प्रदूषित हो गई है। तो इन सब का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मिट्टी पर पड़ रहा है, मिट्टी के गुण धर्म पर पड़ रहा है और उसकी वजह से हमारी फसलों पर पड़ रहा है। फसलें भी खराब हो गई हैं। तभी तो आज कहते हैं कुछ भी खा लो सेहत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मिट्टी में नेचुरल गुण खत्म, तो सब्जियों में, फलों में भी नेचुरल गुण खत्म हो गए। आज हम खाद डाल डाल करके सब्जियां उगाते हैं, तो जो खाद का गुण है वो हमारे अंदर आता है। खाद के जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वो सब हमारी सब्जियों को, हमारी मिट्टी की उर्वरता को खराब कर। प्रश्न 3, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म कहा। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? अगर मिट्टी खराब हो जाए तो क्या जीवन संभव है? मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा। अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा? अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर हम जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा, हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। हम हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पेड़ लगाने की बात की जाती है, नियम कानून बना दिए गए हैं, पेड़ कोई काटेगा नहीं। अगर किसी ने 1 पेड़ काटा तो उसके बदले आपको 5 पेड़ लगाने पड़ेंगे, 15 पेड़ लगाने कानून है बच्चों। तो क्यों? क्योंकि अगर हम प्रकृति को बैलेंस खत्म कर देंगे, प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, तो मिट्टी खराब हो जाएगी, हमें खाने पीने का अनाज जो है वो खराब क्वालिटी का मिलेगा और हम सबको परेशानी होगी। 5वां प्रश्न देखें, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका होगी? अब आप क्या कर सकते हैं? ये पूरा एक अनुच्छेद है बच्चों। आप इस पर कोई अनुच्छेद पर्यावरण पर आता है तो इस पार्ट से आप कविता से आप लिख सकते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागकर दूसरों को भी जागरूक बनाएं। मिट्टी के गुणधर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी के प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पानी का सही उपयोग करें। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पानी साफ रखें, प्लास्टिक कम फैलाएं, गंदगी कम फैलाएं, मिट्टी की उर्वरता को खराब ना होने दें, इधर उधर कचरा ना फेंकें, जहां जगह हो वहां डालें। तो हम इस तरह से मिट्टी को साफ रख सकते हैं, उसके जो नेचुरल, उसके प्राकृतिक गुणधर्म है उसको हम बचा सकते हैं। और अगर मिट्टी के गुणधर्म बचे रहेंगे तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हमें भोजन अच्छा मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम उसमें, हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों, आपके यहाँ पर ये प्रश्न भी खत्म होते हैं और उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों कविताओं से, बहुत आसान कविता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्न कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ। गुड बाय।